सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज क्लास 10th का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। देखिए, लाइट में आपको दो फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, एक है आपका रिफ्लेक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन। तो आज की क्लासेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक रिफ्लेक्शन को। देखो, आपको रिफ्लेक्शन समझने में तनिक भी कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स को इसके साथ रिलेट करोगे तो डेफिनेटली आप रिफ्लेक्शन को बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी आप एक मिरर लो और उसको एक साइड से पॉलिश कर दो। जनरली ये जो पॉलिश हम करते हैं मिरर की दूसरी साइड, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप पॉलिश नहीं करोगे तो क्या होगा, मिरर एक तरीके से आपकी लाइट को बेंड करने लग जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मिरर लिया, उसको एक साइड पॉलिश कर दिया, और ये पॉलिश जो होती है आपको याद रखना है, ये सिल्वर की पॉलिश होती है। ठीक है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ सिल्वर की हो, पर आमतौर पर सिल्वर की पॉलिश इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट किसी भी मिरर से टकराती है, एक ऐसे मिरर से जो एक साइड से सिल्वर पॉलिश है, जब टकराती है तो टकराने के बाद वो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। जिस डायरेक्शन से लाइट टकराई है उसी डायरेक्शन में लाइट वापस भी आ गई है। अगर ये फिनोमिना आपको कहीं भी होता हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। आप समझ जाइएगा कि ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। जो लाइट आपकी किसी भी मिरर पर जाकर पड़ती है, हम उसे इंसिडेंट रे के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट टकराकर वापस आती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, पर यकीन मानिए अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कोई भी लाइट किसी भी मिरर पर टकराती है उसको आप इंसिडेंट रे कहते हो, और जो वापस आती है उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हो। इसी मिरर पर एक हम नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस मिरर पर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर के साथ। इस नॉर्मल के डलते ही क्या होता है, ये आपकी हम नॉर्मल रे इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट एंगल बनाती है, और नॉर्मल रे के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर्क बनाती है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन यही होती है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का बाउंस करके वापस आ जाना ही आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे आपने जरूर क्रिकेट जब खेला होगा तो आपने जब कॉस्को की बॉल को जमीन पे टप्पा मारा होगा तो वो आपके वापस उछलकर हाथ में आ जाती है। इसी तरह से जब लाइट किसी भी वन साइडेड पॉलिश वाले मिरर पर टकराती है तो टकरा के वो लाइट आपकी वापस आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो चीजें होंगी कि आपका सरफेस एक तो स्मूथ होना चाहिए, अगर स्मूथ नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं आने वाला। ठीक है, अब सपोज करो जिस मिरर पे टकरा रही है, अगर इस मिरर पर छोटी 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 आपकी इंप्योरिटीज मौजूद हैं या फिर आपके बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज मौजूद हैं, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो रिफ्लेक्शन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम रिफ्लेक्शन को भी दो भाषाओं में बांट देते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है। अभी हम आगे उनकी भी बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का आपको फिनोमिना समझ आया कि जब लाइट टकरा के वापस आ जाए उस फिनोमिना को आप रिफ्लेक्शन कहते हो। इसमें तीन रे की बात होती है, जो टकराती है वो इंसिडेंट, जो वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड, जो मिरर पर 90 डिग्री डाली जाती है वो नॉर्मल। ठीक है, अब इसी के आपके कुछ नियम आपको बताए जाते हैं जो आपने किताबों में भी देखे होंगे, जिन्हें आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ आपका ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों की तीनों रे जो हैं ये हमेशा एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, आर लाई इन सेम प्लेन। आपकी तीनों की तीनों रेस जो है वो सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यहां पर इस प्लेन पर इंसिडेंट हुआ है और कहीं दूसरे प्लेन पर आपका रिफ्लेक्शन आ जाए। जैसे आप ऐसा समझो कि आपका ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर कोई लाइट आकर टकराए तो रिफ्लेक्शन भी तो यहीं से ही आएगा। ऐसा थोड़ी होगा लाइट इस बोर्ड से टकराई और रिफ्लेक्शन किसी दूसरे बोर्ड से निकलेगा। तो आपको पहला लॉ यही कह रहा है कि तीनों की तीनों रे एक ही साथ एक ही प्लेन पर मौजूद होंगी। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा इसका नियम ये कहता है
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि जितने एंगल से लाइट मिरर पर टकराएगी उतने ही एंगल से लाइट टकराकर वापस भी आएगी। ये जो आप एंगल दोनों मेजर कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा मेजर किए जाते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल रे। आपको ऑलवेज नॉर्मल के साथ इसको मेजर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हमसे कह दिया गया है कि एक लाइट है जो आपका 30 डिग्री पर इंसिडेंट करती है, 30 डिग्री पर इंसिडेंट करती है, तो बताओ इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? भाई अगर वो 30 डिग्री पर आकर इंसिडेंट करती है, अगर वो 30 डिग्री पर इंसिडेंट करती है, तो इसका मतलब आपका दूसरे नियम के अनुसार आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लेटरल इन्वर्जन में यही कारण है कि जब आप लेटरल इन्वर्जन को समझ जाते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस के लेटर्स हैं वो उल्टे क्यों लिखे जाते हैं। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस के वर्ड्स इसलिए उल्टे लिखे जाते हैं कि जो आगे ड्राइव करने वाला व्यक्ति है, जब शीशे में ये लेटर उसको दिखाई दें तो बिल्कुल उसका लेटरल इन्वर्जन होने की वजह से वो उसको सीधे दिखाई दें, जिससे वो उसको पढ़ पाए कि पीछे जो गाड़ी है वो नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि एम्बुलेंस है। तो दैट्स वाई वो उसको साइड देगा और सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है कि आप एम्बुलेंस के लिए रास्ता दें। ठीक है, ये बड़ी मैंडेटरी है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपसे सरकार आकर नहीं कहेगी, आपको खुद से अपना कर्तव्य समझना होगा। ठीक है, तो इसी वजह से एम्बुलेंस को रास्ता आप दे पाते हैं। यही फिनोमिना है लेटरल इन्वर्जन। आई होप आपको लेटरल इन्वर्जन तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि रिफ्लेक्शन में कितने टाइप के मिरर आप देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारे पास रिफ्लेक्शन में 3 टाइप के मिरर होते हैं। सबसे पहले मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर, दूसरे मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर और तीसरे मिरर का नाम है प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो आपके शुरू के दोनों मिरर हैं इन्हें आप स्फेरिकल मिरर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें स्फेरिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कर्वेचर होता है। ये स्फेयर मिरर होता है जिसको बीच में से जब आप ब्रेक करते हो तो दो फॉर्मेशन आपको मिलती है, एक कॉनकेव की और एक कॉन्वेक्स की। ठीक है, इसलिए इसे आप स्फेरिकल मिरर कहते हो। जब आप कॉनकेव मिरर को देखते हो तो कॉनकेव मिरर में जो आपकी पॉलिश होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। जबकि जो कॉन्वेक्स में पॉलिश होती है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है। क्या इससे रे फॉर्मेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। जब आप कॉनकेव मिरर को देखोगे तो जब कॉनकेव मिरर पर इंफिनिटी से कोई रेज आती हैं और मिरर से टकराती हैं तो टकराने के बाद सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसे आप फोकस का नाम देते हो। सारी रेज जितनी भी आएंगी, जितनी भी मिरर से टकराएंगी, सब फोकस पर आकर मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा होने की वजह से आप ये देख पा रहे हो कि मिरर से सारी रेस टकराने वाली जो फोकस पर आकर मिलती हैं, इसलिए इसी कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हो। कौन सा मिरर कहते हो? कन्वर्जिंग मिरर कहते हो, क्योंकि ये सारी की सारी रेस को एक पॉइंट पर लाकर फोकस्ड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है। ठीक है, शार्पनेस बढ़ती है इमेज की। यही कारण है कि कॉनकेव में आपको इमेज शार्प दिखती है। अच्छा, क्या कॉन्वेक्स में इमेज नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। पर कॉन्वेक्स के साथ क्या दिक्कत है कि जब कॉन्वेक्स में मिरर से कोई इंफिनिटी से आने वाली लाइट टकराती है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह कन्वर्ज नहीं करता, बल्कि वो अपनी बनावट की वजह से उसको डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। और लाइट ऑब्जेक्ट आप तभी देख पाओगे जब उसकी जो इमेज है वो आपकी फॉर्म हो जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्यों देख पाते हो? क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट आपकी आंखों में आती है, आंखों में आकर किसी तरीके से कुछ आपकी कन्वर्ज होती है फोकस पर जाके, जिसकी वजह से आप उसको शार्पली देख पाते हो। ठीक है, आपको पता है डिफेक्ट ऑफ विजन भी इसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इमेज रेटिना से पहले बन गई तो आपको चश्मा लग जाएगा, रेटिना के बाद बन गई तो भी आपको चश्मा लग जाएगा। लेकिन अगर इमेज रेटिना पर बन रही है दैट मींस टकाटक आंखें हैं, 6x6 की आंखें हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। जब रेज इससे टकराती है तो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होने की वजह से वो मिरर के सामने तो नहीं मिलती, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इमेज बनाई है तो डेफिनेटली कहीं तो मिली होगी। तो वो कहां पर मिलती है? बिहाइंड द मिरर मिलती है, जिसे हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। वर्चुअल यानी कि जिसको माना जाता है, जिसकी कल्पना की जाती है, क्योंकि वो आपको मिरर के आगे बनती हुई नहीं दिखी, वो मिरर के पीछे बन रही होगी, ऐसी आपने कल्पना की। और बन रही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाए तो दैट मींस इमेज तो बनी है।
अन्यथा आपकी आंखें ऑब्जेक्ट देख ही नहीं सकती। भाई आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? मेरे से निकलने वाली रेज आपकी आंखों में एंटर कर रही होंगी। तो क्या मैं सोर्स ऑफ लाइट हूं? नहीं। मैं अगर किसी लाइट वाले रूम में चला जाऊं तो मैं लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट हैं? हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स होता है लाइट का, जैसे कि सन। सन से बड़ा सोर्स अपनी गैलेक्सी में तो है नहीं किसी के पास, तो इसलिए सन सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। ठीक है। अच्छा, हम क्या है, अगर हम इस कमरे में हैं, इस कमरे में बल्ब जल रहे हैं, लाइट निकल रही है, तो ये लाइट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, और मेरी एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये रेज आपकी आंखों में एंटर कर रही है तो आप मुझे देख पा रहे हो। आप अभी डार्क रूम में, बिल्कुल गुप्त डार्क रूम में चले जाओ, जहां लाइट का एक कण भी एंटर नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, कुछ भी। स्पेस डार्क इसलिए तो है। क्यों फिनोमेना नहीं दिखते? क्योंकि स्पेस में लाइट ही ट्रेवल नहीं, आपको लाइट ही नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। भाई लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट को विजिबल करने के लिए आपको एक मीडियम तो चाहिए ना, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। ठीक है। तो हम कहां बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेज अगर बनी है तो डेफिनेटली आपकी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो हुई होगी। अगर वो मिरर के सामने नहीं हुई तो वो मिरर के पीछे कंफर्म हुई होगी, इसलिए इसे वर्चुअल फोकस कहा जाता है। और ये सारी रेस को कन्वर्ज नहीं कर रहा जैसे कॉन्केव करता था, बल्कि इसने क्या करा, उनको अलग अलग रास्तों पे बांट दिया, अलग अलग रास्तों पे बांट दिया। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्ज का मतलब होता है बट जाना, बहक जाना, ठीक है, अपने रास्तों से हट जाना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो आज के बाद जब भी आपसे चर्चा हो कि बताओ कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, तो आप कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर आपका कॉन्केव मिरर है। आपसे पूछा जाए डाइवर्जिंग मिरर कौन सा मिरर है, आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर है। तो भैया प्लेन मिरर कौन सा है? भाई प्लेन मिरर वो मिरर है जो बिल्कुल सीधा है, उसका कर्व से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, जैसा आपने स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में सीखा था, जब लाइट इससे टकराती है, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। ठीक है। दूसरी खासियत क्या होती है कि इसमें जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखोगे उतनी बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली। भाई आप घर के शीशे में खुद को देखो, आप जब घर के शीशे में खुद को देखते हो तो क्या आपकी हाइट बड़ी दिखती है आपको? क्या आप छोटे दिखने लगते हो? ऐसा नहीं होता ना। आपकी एक्चुअल हाइट आपको आपके मिरर में दिख रही होती है, तो दैट मीन्स वो मिरर आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही इमेज आपको दिखाता है। ठीक है, सेम साइज की ऑब्जेक्ट सेम साइज की इमेज को दिखा देता है। ठीक है। तो मिरर के सामने एक तो ये बात होती है। दूसरी बात क्या होती है, आप मिरर से जितना दूर होते हो, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी कि अगर आपने 10 मीटर पे रखा है तो भैया मिरर के अंदर उतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, यानी कि जितनी डिस्टेंस मिरर से पहले उतनी डिस्टेंस मिरर के अंदर। ठीक है, आई बात समझ? ये प्लेन मिरर है। अब मैं आपको इनको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या आपको सही दिख रहा है? ठीक है, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल देखते हैं। देखो कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपकी जो कॉनकेव डिश होती है, यानी कि जो डिश एंटीना की आपकी छतरी होती है, अगर आप उस छतरी को ध्यान से देखो तो छतरी का कुछ कर्व ऐसा ही होता है, और छतरी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में उसकी सैटेलाइट घूम रही है, वहां से रेंज को, मतलब उसके सिग्नल्स को क्या कर सके, रिसीव कर सके। इसलिए इसी डिश एंटीना के ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ होता है। देखा है? नहीं देखा हो तो ऊपर जाके अपनी छतरी में देखना, ऊपर की तरफ एक रिसीवर लगा हुआ होता है। ठीक है। अब ये रिसीवर क्या होता है? ये रिसीवर होता है कि इस सैटेलाइट, मतलब जिसकी भी आपने ये लगाई हुई है छतरी, उसके साथ कम्युनिकेशन बनाता है, उससे निकलने वाली सारी रेस को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद छतरी पे सारी रेस को कन्वर्ज करके भेजता है। इससे क्या होता है कि जो सिग्नल आता है छतरी के ऊपर वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेंथ का होता है, 100% स्ट्रेंथ का होता है। क्योंकि अगर वो रिसीवर नहीं होगा तो सिग्नल रेंडमली कहीं भी पड़ने लगेगा, लाइट कन्वर्ज नहीं होगी, सिग्नल कन्वर्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी और सिग्नल आपको अच्छा नहीं दिखेगा। आई बात समझ? इसलिए उसको हम कॉनकेव डिश का भी नाम देते हैं। ठीक है। तो वो रिसीवर क्या काम कर रहा है? वो सभी सिग्नल को कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, इसलिए आप उसे कॉनकेव डिश भी कहते हो। कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है कि ये बड़ी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और अगर ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज अ शेविंग मिरर। भैया शेव कर रहे हो, है ना? अब सब तो शेव करते नहीं, जिनकी आती है वही करेंगे।
तो जो भी शेव करेगा वो जिस मिरर में देख के खुद को अपनी शेव कर रहा होगा वो मिरर आपका कॉनकेव मिरर है। महिलाएं जिस मिरर को देखकर खुद को संवार रही होंगी, सज रही होंगी, ठीक है, आभूषणों को देख रही होंगी, वो मिरर कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया को बड़ा कर कर दिखा रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। बात आई समझ? दूसरा, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, जब डेंटिस्ट आपके दांतों का चेकअप करता है, आपकी कैविटी को चेक करता है, तो वो एक मिरर अंदर की तरफ डालता है, जिस मिरर से वो देखता है वो मिरर भी आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो वो मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, छोटे से दांत को बड़ा करके दिखाता है, जिससे वो आसानी से जज कर पाता है कि किस दांत में कौन सा मसला चल रहा है। बात आई समझ? तो कॉनकेव मिरर से कितनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आओ भैया कॉन्वेक्स मिरर पे, जिसे आप डाइवर्जिंग भी कहते हो। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जो आपके बड़े से पोर्शन को छोटा करके दिखा देता है। इसलिए ये कैसी इमेज बनाता है? तो भैया ये इमेज बनाता है डिमिनिश इमेज। कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। छोटी इमेज दिखने की वजह से, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी के साइड में लगे हुए होते हैं आपके रियर व्यू मिरर, ठीक है। अब ये जो ये वाला मिरर है, ये आपके इस पूरे पोर्शन को कवर कर लेता है, और ये वाला मिरर पूरे इस पोर्शन को कवर कर लेता है। भाई यहाँ कितनी भी गाड़ी चल रही हो, सारी की सारी गाड़ियां आपको इस मिरर में दिखने को लगेंगी। ऐसी यहां पर कितनी गाड़ी चल रही हो, ये सारी गाड़ियां आपको इस मिरर में दिखने लगेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की ये खासियत है कि वो एक तो डाइवर्जिंग इमेज बनाता है, दूसरी बात वो डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी छोटी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से बड़े पोर्शन को छोटा कर कर दिखा देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एरिया को, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क को आप उस छोटे से शीशे पे देख पाते हो। इसलिए गाड़ी के रियर व्यू मिरर, जो साइड, एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर की साइड जो मिरर लगा हुआ होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात आई समझ? इसी वजह से हम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स जो होते हैं वो भी आपके किसके होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, क्योंकि वहां पर भी वाइडर पोर्शन आपको कवर करना पड़ता है। भैया प्लेन मिरर की तरफ आते हैं। प्लेन मिरर का यूज आपने कहां देखा? एक तो मैंने बता दिया घर के शीशों में, एक किसी ने आई टेस्ट करवाई हो, अगर आप किसी ऑप्टिकल वाले के यहाँ जाते हो तो आपको देखा होगा कि वो आपको एक अल्फाबेट्स दिखाता है, ठीक है। वो अल्फाबेट आपको सीधे भी तो दिखा सकता था, वो अल्फाबेट आपके सर के पीछे लगे हुए होते हैं और आपके शीशे में पड़वाता है। ऐसा क्यों करता है? सोचा किसी ने? ऐसा इसलिए करता है, देखो, किसी की दुकान बहुत बड़ी है, स्पेस बहुत बड़ा है, तो भाई वो उतनी डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। हालांकि ये तो मतलब फॉलो ही ऐसा करते हैं, सब ट्रेंड ही ऐसा फॉलो करते हैं, चाहे कितनी बड़ी हो। पर ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, पास से पास 25 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया देख सकते हो, और दूर से दूर तो भाई आप इन्फिनिटी देख सकते हो, अनंत तक देख सकते हो। भाई जब तुम सूरज देख रहे हो ना, तो तुम सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। जहां तक आंखें आपकी चली जाए वहां तक देख लो, होराइजन से नीचे नहीं देखोगे, होराइजन से ऊपर ही देखते हो, ठीक है। ऐसे ही पास की अगर मैं बात करूं तो ये मार्कर है, इस मार्कर को क्लियर तरीके से बिना किसी स्ट्रेस के मैं 25 सेंटीमीटर देख सकता हूं। जब 25 सेंटीमीटर के बाद मैं इस पर फोकस बनाने की कोशिश करूंगा तो आप देखना यहां पर स्ट्रेस आएगा। तो इसलिए हमारी आंखें इस तरीके से बनी है कि वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को बहुत आराम से देख सकती है, ठीक है। उससे पास में उस आंखों के जो सेल्स हैं उस पर स्ट्रेस पड़ने लगता है, ठीक है। वो बाकी की चीज वो आगे आप जब समझोगे वो सब आपको बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो ऑप्टिकल वाले के आप जाते हो और अपनी आईज को टेस्ट करवाते हो, तो वो आपको मिरर में इसलिए दिखाता है क्योंकि अगर 25 सेंटीमीटर, मतलब सपोज करो आपका जो आई टेस्ट होना है उसका एक स्टैंडर्ड है कि 50 सेंटीमीटर दूर से आपको लेटर दिखना चाहिए, ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर ना करके वो क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर पे एक मिरर रखते हैं और पीछे आपके इसको रख देते हैं, इसको अल्फाबेट्स को, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बैठे हो, अब ये जो अल्फाबेट है इसकी इमेज उस मिरर के अंदर बनेगी। 25 सेंटीमीटर ये हो गया, और 25 सेंटीमीटर मिरर के अंदर हो गया, टोटल कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर कवर्ड कर लिया ना 50। अब दो तरीके थे, या तो उसको इतना दूर रख दो कि वो 50 सेंटीमीटर पे दूर ही रख दो, और नहीं रख सकते तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो और सामने एक मिरर लगाओ, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस उसके अंदर बना दो, पूरे 50 सेंटीमीटर कवर्ड हो जाएंगे और आई टेस्ट आपकी हो जाती है। ये मेथड है आपका प्लेन मिरर। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश की है आपको तीनों मिरर समझाने की, आपको रिफ्लेक्शन समझाने की, लेटरल इन्वर्जन समझाने की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर दोस्तों की परवाह करते हो तो शेयर करना भी मत भूलना। और
हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी आप अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी डाउट, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि आपसे कुछ दिनों में आपको वहां पर फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हो। इस जर्नी में ऐसे ही साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।